जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंट जीशांग का पुराना दुश्मन एक नया फॉर्म लेकर चेनपिंग को अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा था। वो लांग की मदद से चेनपिंग को एक मिरर में ट्रैप कर देता है, मगर तभी वहाँ पर सेंट जीशांग की सोल पहुँच गई। वो उसे कह रही थी कि अगर तुम चाहो तो लांग की बात मान सकते हो, मैं कभी तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। लेकिन चेनपिंग ने तो उनका साथ देने का डिसाइड किया था, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जैंग के मिरर से बाहर आ गया। जैंग देखता है कि चेनपिंग तो सेंट जीशांग के एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, इसलिए वो चाहकर भी चेनपिंग को सेंट जीशांग की इनहेरिटेंस को गिव अप करने के लिए मना नहीं पाया। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम जैंग को देखते हैं, जो कि स्मॉल टाउन के बाहर बने टेम्पल के पास पहुंच चुका था। वो देखता है कि वहाँ पर किसी के नाम लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़कर वो कहने लगा कि तुम लोगों को तो मैं नहीं जानता, मगर फिर भी मुझे तुम सबकी मौत का अफसोस है। अब वो उन नामों को अपने हाथों से टच कर ही रहा था कि तभी मास्टर वान वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते लड़के, इस टेम्पल में आउटसाइडर्स का आना अलाउड नहीं है और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ आकर तुमने रूल को ब्रेक किया। अब तुमने मेरे रूल को पहली बार ब्रेक किया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जिस पर जैंग हंसते हुए कहने लगा कि अरे मैंने तो इससे पहले भी रूल्स को ब्रेक किया है, तुम ये क्यों नहीं कहते कि मुझे पनिश करने में तुम्हें डर लगता है। जो सुनकर मास्टर वान उस पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एल्डर वांग अपना स्मोकिंग पॉट फूकते हुए पहुँच गए। वो कहते मास्टर वान, अगर तुम्हारा मन है तो इस बंदे को यहीं पर खत्म कर दो, और रही बात इस टेम्पल के गंदे होने की तो कोई बात नहीं, इसके खून को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। जो सुनकर जैंग एल्डर वांग से कहने लगा कि आप तो लोगों का बिना खून बहाए ही उन्हें खत्म करते हो और फिर उनकी मौत के बाद होने वाले फायदे को भी एंजॉय करते हो। मानना पड़ेगा आपकी ये स्किल कमाल की है। साथ ही साथ आपके पास तो माउंटेन्स एंड रिवर्स को प्रोटेक्ट करने की भी पावर है, लेकिन अगर मैं बस शेंजू और हिंगशु माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दूं तो आप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो माउंटेन स्मॉल टाउन के एरिया में नहीं आते। वेल, मैंने सुना था कि ये 2 माउंटेन शुई के लिए संभाल कर रखे गए हैं और मास्टर वान बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं उनकी बेटी की अपॉर्चुनिटी उससे छीन लूं। इसीलिए मुझ पर उंगली उठाने से पहले फिर से एक बार सोच लेना। मुझसे पंगे लेना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अब मास्टर वान को तो गुस्सा बहता रहा था, मगर शुई की खातिर उन्हें चुप रहना पड़ा। इधर एल्डर वांग मास्टर वान से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो अभी तक इस बंदे की खोपड़ी जगह पर नहीं रहती। तो मास्टर वान अपने गुस्से को काबू करते हुए जैंग से कहते कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं। तो जैंग उन्हें तेवर दिखाते हुए वहाँ से गायब हो गया। इधर वांग कहते कि शायद तुम्हारी बेटी तुम्हारी वीकनेस है, तुम उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करते हो। जिस पर मास्टर वान कहने लगे कि मेरी शुई के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं शुई को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, उसे इस दुनिया की हर एक खुशी मिलेगी। और इसीलिए मुझे उस बंदे की बकवास बातें झेलनी पड़ी। जिसके बाद वो कहते कि स्मॉल टाउन में एक सबसे स्पेशल अपॉर्चुनिटी है, वो अभी तक कोई हासिल नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि सेंट जीशांग उसे क्लेम करेगा, मगर उसकी भी मौत हो गई। अब ये लोग जिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे थे वो हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगी। एल्डर वांग कहने लगे कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं इस टेम्पल को यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट करना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर वान जवाब देते हुए कहने लगे कि जब तक ये टेम्पल स्मॉल टाउन में है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, आप इसका लोकेशन आपकी मर्जी से शिफ्ट कर सकते हो। तो एल्डर वांग कहते हैं कि आज तो तुम्हारा मूड बहुत ही चेयरफुल है, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। जिसके बाद वो अपने स्मोक से मास्टर वान को अपने माइंड स्पेस में ले जाते हैं। वहाँ पर भी कई सारे स्मोकिंग पॉट्स पड़े हुए थे। वो कहते हैं कि अगर चेनपिंग ही सेंट जीशांग का सक्सेसर है तो उसकी मौत में भी ऑलरेडी इन्वॉल्व होगा। उस दिन सेंट जीशांग जानबूझकर मुझसे मिलने आया था और फिर उसने चेनपिंग को थोड़ी दूरी पर ले जाकर एक अजीब सी बात बोली। क्या तुम गेस कर सकते हो कि सेंट जीशांग ने उस बच्चे को क्या बोला होगा? जिस पर मास्टर वान कहते कि ना सीनियर, सेंट जीशांग की बातें तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। तो वांग बताते हैं कि सेंट जीशांग ने उस बच्चे से कहा था कि यहाँ पर जेंटलमैन को भी बुली किया जाता है, उन पर अत्याचार होते हैं। ये सुनकर तो मास्टर वान काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि सेंट जीशांग को पहले ही पता था कि उन पर हेवन से अटैक होने वाला है। तो मास्टर वांग कहते हैं कि चेनपिंग ही सेंट जीशांग का सबसे इम्पोर्टेंट चेस पीस है, उसी की वजह से जीशांग ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि वो चेनपिंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और जब ये बात चेनपिंग को पता चलेगी तब वो इसका सारा ब्लेम खुद पर लेगा, मगर हमने उसे बताना है कि इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। हालांकि मास्टर वान अब काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए। वो
वो कहते कि सेंट जीशांग एक ग्रेट कल्टीवेटर था और उसकी इस तरह से मौत हुई जो वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। चाहे वो चेनपिंग को बचाना चाहते थे या फिर टाउन को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है कि उनके साथ जो हुआ वो गलत था। अगर मैं उनकी जगह होता तो हेवन के खिलाफ फाइट करके इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता। अब तो मेरा मूड काफी ज्यादा खराब हो गया, चलो ड्रिंक करते हैं। तो एल्डर वांग ने टेम्पल को वहाँ से गायब करके एक छोटे से पीस में बदल दिया। वो कह रही थी चेनपिंग, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कल्टीवेशन में कहाँ तक जाओगी। आफ्टर ऑल तुम सेंट जीशांग के डिसाइपल हो। इधर जैंग वाइनगोर्ड लेकर वापस आ गया। वो देखता है कि उसके घर पर कोई मौजूद है तो हंसते हुए कहने लगा कि भले ही तुम्हारी सोल का बस एक ही ट्रेस बचा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी के घर में बिना परमिशन घुस जाओ। जेंटलमैन तो ऐसा कभी नहीं करते। दरअसल वो ये सब सेंट जीशांग से कह रहा था, जिसके बाद वो तेवर दिखाते हुए चेयर पर बैठ गया। उनसे पूछता है कि बताओ मेरे छोटे भाई, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो सेंट जीशांग कहने लगे कि उस दिन तुमने और लांग ने मिलकर चेनपिंग को भड़काने की कोशिश की, ये कहते हुए कि अगर वो मेरे डिसाइपल्स को बचाएगा तो डाली डायनेस्टी का दुश्मन बन जाएगा। मगर तुम उसे डाली डायनेस्टी की वजह से भड़का नहीं रहे थे, बल्कि उसके पीछे का रीजन मैं था। तुम्हें लगा कि चेनपिंग पैसे आते ही मेरा साथ छोड़ देगा और शायद तुमने यही एग्जाम चेनपिंग के लिए सेटअप किया था, जिसमें तुम खुद ही बुरी तरह से हार गए। मगर फिर भी तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि उस मैजिक मिरर की वजह से चेनपिंग तुम्हारी शैडो बन चुका है। अगर तुम अपनी ट्रू बॉडी का यूज करके मेडिटेशन कर विजुलाइज करोगे तो चेनपिंग की कल्टीवेशन की सारी टेक्निक देख पाओगे और उसकी वही टेक्निक तुम्हारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी साबित होगी जो कि तुम्हें कल्टीवेशन के पिक तक पहुंचा सकती है। तो जैंग कहता है, वाह तुम तो मेरा सारा प्लान समझ गए। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए सेंट जीशांग को शो करने लगा कि मैंने अपनी मैजिकल पावर को ऑलरेडी चेनपिंग के साथ कनेक्ट किया है। अगर वो चेनपिंग मेरे प्लान पर खरा नहीं भी उतरा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बैकअप प्लान है। मैं उसे दिमागी तौर पर टॉर्चर करके उसके मूड स्विंग्स करवा सकता हूँ और फाइनली बेचारा चेनपिंग बुरी मौत मारा जाएगा। जिसके बाद सही वक्त आने पर मैं तुम्हारा महान सेंट जीशांग का सारा इनहेरिटेंस और लक उस चेनपिंग से छीन लूंगा। और यही वजह है कि मेरा प्लान फेल होने के बावजूद भी मैं इतना ज्यादा हैप्पी हूँ। सच बताओ तो इसमें मेरी सोच से भी ज्यादा फायदा होगा। जिस पर सेंट जीशांग कहने लगे कि माफ करना, मुझे ये तुम्हें बड़े ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा कि तुम अभी भी मुझसे एक कदम पीछे हो। आखिर में तुम्हारी ही हार होगी। जो सुनकर जैंग हंसते हुए कह रहा था कि अरे ऐसे कैसे, मैंने तुम्हारे सक्सेसर का पता लगा लिया। आज न कल तुम्हारी सारी पावर्स मैं उसके जरिए हासिल करूंगा, तो भला इसमें मेरी हार क्यों होगी? जिस पर सेंट जीशांग कहते कि तुम ये बात अच्छे से जानते हो, मैं कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। अगर किसी ने मुझे परेशान भी किया तो मैं उसे माफ करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें भी एक मौका देना चाहता हूँ। अभी भी वक्त है, यहीं पर रुक जाओ। मेरा यकीन करो, इसी में तुम्हारी बेहतरी होगी। जिस पर जैंग कहता है, जीशांग फिलहाल तुमने मेरी फिक्र छोड़ के खुद के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी सोल कुछ ही टाइम के बाद हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय होगी। फिलहाल तो तुम हाफ ह्यूमन और हाफ घोस्ट हो, यानी कि चंद लम्हों के मेहमान। लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मुझे पीछे हटने के लिए बता रहे हो। तभी सेंट जीशांग उसे गुस्से में कहती कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है। तो जैंग भी उनसे डबल गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि मेरा मूड खराब मत करो। और अब वो सीधे सेंट जीशांग की सोल पर अटैक करने चला गया। मगर उसी वक्त जैंग और उनके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है जहाँ पर चेनपिंग अपने हाथों से ही मछलियाँ पकड़ रहा था। जैंग ये सब इसलिए देख पाता है क्योंकि उसने चेनपिंग को अपने मैजिक से बांधा हुआ है। चेनपिंग के साथ बाओपिंग भी मछलियाँ पकड़ने आई हुई थी। वो कहती, चेनपिंग तुम तो कमाल हो यार, मछलियाँ ऐसे पकड़ रहे मानो कोई भेड़ बकरी हो। तो चेनपिंग कहने लगा, अरे मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुमने अभी तक कितनी कैच की? तो नाराज होकर कहने लगी कि अरे यार, ये मछलियाँ पकड़ना तो पढ़ाई करने से भी ज्यादा मुश्किल है। और तभी बाव को फील हुआ कि मछली कांटे में फंस चुकी है। मगर वो मछली तो बाव के निकालने से पहले वहाँ से भाग गई थी, जो देखकर चेनपिंग को हंसी आ रही थी। वो कहता है कि मछलियाँ स्टूपिड नहीं होती, अगर तुम उनके कांटे के नजदीक आते ही गड़बड़ करो तो भाग जाएगी। मछलियाँ सिर्फ अच्छी सी बेट देने के बाद ही फंसती है। तो बाओपिंग कहने लगी कि अब तो हमारे पास पूरी बास्केट भर की मछलियाँ हो चुकी है, इसलिए मैं और ज्यादा मेहनत नहीं करने वाली। जिस पर चेनपिंग बताता है कि ये मछलियाँ अभी खाने के लिए नहीं है, हमें यहाँ से सुई डायनेस्टी जाना होगा और वो सफर बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। तब रास्ते में हम इन्हीं मछलियों पर हमारा गुजारा करेंगे। जिस पर बाव कहती, हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो। वैसे मास्टर जीशांग ने मुझे बताया था कि मछली पकड़ना सीखने से अच्छा है दूसरों को सिखाओ कि मछलियों को पकड़ा कैसे जाए। इधर सेंट जीशांग कहते हैं कि सबसे पहला लेक्चर मैंने मेरे मास्टर वेन शिंग से सीखा था और इससे मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। ये सब देखकर तो जैंग के पाँव के नीचे की जमीन फिसल गई। वो गुस्से में उस पोर्टल को गायब करते हुए कहने लगा कि तुमने एक लड़की को अपनी डायरेक्ट डिसाइपल बनाया। एक लड़की को? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? जिस पर सेंट
जीशांग कहते कि अगर वो लड़की है तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, उसमें भी वो काबिलियत है। जो सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। दरअसल बाओपिंग एक लड़की होने की वजह से जैंग उसकी बॉडी से कनेक्ट नहीं कर सकता था, यानी कि वो सेंट जीशांग के इनहेरिटेंस को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। और यही सेंट जीशांग का सबसे बड़ा दाव था। आज तक सबको यही लग रहा था कि चेनपिंग ही उनका सक्सेसर होगा, मगर उनकी सक्सेसर थी बाओपिंग। अब जैंग गुस्से में उनसे कहने लगा कि अगर तुम्हारा इनहेरिटेंस मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर एक बात तुम भूल गए, तुम्हारा फेवरेट चेनपिंग अभी भी मुझसे कनेक्टेड है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सुई डायनेस्टी जाते वक्त उसका रास्ता रोकूंगा? मैं तो उसे बड़ी ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ। जिस पर सेंट जीशांग कहने लगी कि चेनपिंग को इसमें मत घसीटो, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम चेनपिंग के साथ के कनेक्शन को ब्रेक करो और उसके बदले में मैं तुम्हें इन 5 रेल्म्स में रहने दूंगा। जिस पर जैंग कहता है जीशांग तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? तो सेंट जीशांग उसे एक विजन दिखाने लगे जहाँ पर उन्होंने चेनपिंग को अपनी हेयर पिन गिफ्ट की थी। उस हेयर पिन को देखकर जैंग कहता है कि ये तो हमारे मास्टर की हेयर पिन है, यानी कि तुमने चेनपिंग को भी अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया। मगर ये बात खुद चेनपिंग को भी पता नहीं। अब तो जैंग के खून में आग ही लग गई, क्योंकि सेंट जीशांग ने उसी की बाजी उसी पर पलट दी थी। और अब जैंग बहुत ही पावरफुल एनर्जी की चपेट में आ जाता है, जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगा। सेंट जीशांग उससे कह रहे थे कि चूवी इतने साल हो गए मगर तुम अभी भी बदले की आग में तड़प रहे हो। तुमने 80 सालों से मुझे मारने की प्लानिंग बनाई। इतना ही नहीं, तुमने चेनपिंग के साथ खुद को कनेक्ट भी किया, मगर इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट तुमने अपनी सोल को 2 हिस्सों में बांटकर अपनी कल्टीवेशन को भी काफी तेजी से रिड्यूस किया है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, चेनपिंग ना ही मेरा डिसाइपल है और ना ही तुम्हारी शतरंज का चेस पीस, बल्कि चेनपिंग एक दिन खुद ही इस दुनिया को शतरंज जैसा यूज करेगा। वो कल्टीवेशन की इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा जिसे तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। वही बनेगा इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर, कोई उसके जितना पावरफुल नहीं होगा। और अगर तुमने उसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक मॉर्टल इंसान में बदल दूंगा। इसलिए दोबारा से चेनपिंग के खिलाफ कोई साजिश मत करना। जो सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जिसका यूज करके तुम मुझे मॉर्टल में बदल दोगी? मगर तभी सेंट जीशांग वहाँ से गायब हो गई। वो जैंग के मुंह नहीं लगना चाहते थे। इधर चेनपिंग अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास पहुंच चुका था। वो उन्हें बताता है कि मैं एक बहुत ही लंबे सफर पर जाने वाला हूँ सेंट जीशांग के डिसाइपल बाओपिंग के साथ। मैंने सुना था कि सुई डायनेस्टी यहाँ से हजारों मीलों दूर है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कब तक वापस आऊंगा। मगर आपका बेटा ये जानता है कि एक वादे की कीमत क्या होती है। एक प्रॉमिस लाखों गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा कीमती है और इसी वादे को निभाने के लिए मुझे टाउन छोड़कर जाना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ जाओगे। और तभी वहाँ पर फ्लावर की पेटल्स फ्लो होने लगी। चेनपिंग समझ गया था कि ये उसके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है जो उसे गुड लक विश कर रहे थे। इधर एल्डर वांग रिवर किनारे बैठकर ब्रिज पर टंगी हुई स्वॉर्ड से कहने लगे कि 8000 सालों में इस टाउन में न जाने कितने हीरोज आए और चले गए, मगर उनमें से कोई तुम्हें अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट माओ कुजान जैसा लकी पर्सन भी तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया। माओ कुजान का तो छोड़ ही दो, मैं कितना पावरफुल था, मगर तुमने मुझे भी खुद के लायक नहीं समझा। और आज फाइनली 8000 सालों के बाद तुम्हें कोई पसंद आया है, मुझे तो सोच कर ही हैरानी हो रही। खैर ये भी अच्छी बात है, छोटे दाव खेलने का तो मजा ही कुछ और होता है। अब वहाँ पर हम उसी स्वॉर्ड के रियल फॉर्म को देखते हैं जो कि एल्डर वांग की सारी बातें गौर से सुन रही थी। अब एल्डर वांग के वहाँ से जाने के बाद सेंट जीशांग ब्रिज के पास पहुँच गए। वो फेरी उन्हें बता रही थी कि इतने सालों में मैंने लाखों यंग कल्टीवेटर्स को देखा जिनके पास पावर्स और करेज था, मगर समय के साथ वो बूढ़े होते गए। और फिर एक दिन अचानक से तुमने मुझे चेनपिंग पर फोकस करने के लिए बताया। तुमने आज तक कभी किसी बंदे को सजेस्ट नहीं किया था, तो फिर चेनपिंग में ऐसी क्या बात थी? मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब तुमने मुझे पहली बार चेनपिंग को दिखाया था। वो बच्चा उस दिन अपने हाथों से रिवर में मछलियाँ पकड़ रहा था। तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सीनियर प्लीज एक बार अपनी आंखें खोलकर इस बच्चे को देखिए, बस मेरे खातिर एक बार उसे देख लीजिए। तो मैंने तुम्हारी बात मानते हुए चेनपिंग को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने अपने एक ड्रेस को लोटस फ्लावर में बदल दिया जो कि रिवर के किनारे हर रोज चेनपिंग को देखा करती थी। पहला तो मुझे उस बच्चे में कोई खास बात नजर नहीं आई, वो एक मामूली सा बंदा था, मगर उसकी लाइफ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। कई सारे बच्चे अपनी सोड का यूज करते हुए रिवर में मौजूद छोटे छोटे ड्रैगन्स को खत्म किया करते। उन्हें देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आता, लेकिन चेनपिंग के पास ऐसी कोई खूबी नहीं थी जिसे मैं एंजॉय करूं। इसलिए फिर मैंने चेनपिंग के बचपन की यादों को देखा। उसके फादर उसके लिए एक खिलौना लाए थे जो देखकर चेनपिंग काफी ज्यादा खुश हो गया। लेकिन उसी दिन उसके फादर चेनपिंग पर सारी जिम्मेदारियां सौंपकर टाउन छोड़कर चले गए। उस वक्त चेनपिंग सिर्फ 5 साल का था, लेकिन इतनी कम उम्र में भी उसे अपनी माँ का ख्याल रखना है
अब जैसे वो अपना खिलौना लेकर घर के अंदर आया, वो देखता है कि उसकी माँ बुरी तरह से बीमार है। इसलिए उस बच्चे ने अपना खिलौना बेचने की कोशिश की ताकि वो अपनी माँ के लिए दवा खरीद पाए, मगर उस शॉपकीपर ने उसकी कोई मदद नहीं की। इसलिए चेनपिंग टाउन के बाहर मौजूद मूर्तियों के सामने दुआ करने लगा कि उसके माँ बाप को सेफ रखिए। वो अपनी माँ के लिए ऊपर वाले से भीख मांग रहा था। टाउन के बच्चे मस्ती करते और चेनपिंग पहाड़ों में जाकर हर्ब्स कलेक्ट किया करता ताकि वो अपनी माँ के लिए दवा खरीद सके। उसने अपने दिन रात माउंटेन्स में गुजारे। कई बार वो उन पहाड़ों से फिसलकर खुद ही नीचे गिरने वाला था, मगर किस्मत ने उसे मरने नहीं दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। चेनपिंग अपनी माँ की सेवा करता रहा और फिर एक दिन वो भी चेनपिंग को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अपनी माँ की मौत का सदमा उस पर कहर बन के टूट पड़ा। वो दिन रात अपने पेरेंट्स के लिए कैंडल जलाकर रोया करता। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और इस टाउन के बेरहम लोगों ने उसे एक वक्त का खाना भी नहीं दिया। उस बर्फीली रात में वो भूख के मारे तड़प रहा था, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। और अब हमें उस दिन की कहानी दिखाई गई जब सेंट जीशांग को हेवन ने मार दिया था। अपनी मौत से पहले वो ब्रिज पर फेरी से मिलने गए थे। वो कहते शायद चेनपिंग भी आपका दिल नहीं जीत पाया। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपको पसंद आ जाए। ऐसा लगता है कि आप भी मेरे जैसे इस दुनिया से निराश हो। अब सेंट जीशांग वहाँ से जाने लगे और फिर तुरंत ही हमें वो सीन दिखाया गया जहाँ पर चेनपिंग ने मरने का डिसाइड किया था। वो उस बर्फीली रात में बाहर बैठा हुआ था ताकि तेज सर्दी के मारे उसका दिल धड़कना बंद हो जाए, मगर तभी उसे उसकी माँ की याद आई। वो उससे पूछती कि बताओ बच्चे, मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस लिया था? तो चेनपिंग कहता है सबसे पहला तो आपने मुझे बताया है कि मैंने कभी भीख नहीं मांगनी, और दूसरी बात ये कि मैंने कभी भी ड्रैगन फर्नेस में काम करने नहीं जाना। तो कहती हाँ, और आज तीसरी बात भी याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम खुद का ख्याल रखोगे, तुम खुशी से अपनी लाइफ को स्पेंड करोगे, तुम्हारा फ्यूचर इससे भी ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा, तुम्हें काफी सारी तकलीफें होगी, मगर फिर भी तुम जियोगे और एक दिन जरूर से तुम्हें पेट भर के खाना मिलेगा, तुम खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड करोगे। तो अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाने के लिए चेनपिंग ने बर्फ खाकर अपना पेट भरा और वाकई ये सीन दिल को छू जाने वाला था। चेनपिंग बर्फ खाते हुए वापस से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसने ठान लिया था कि चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आए, मैं हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद वो रोते रोते अपने घर वापस चला गया। अब फिर से कहानी उसी रात की दिखाई गई जब सेंट जीशांग मायूस होकर वापस जा रहे थे और तभी फेरी उनसे कह रही थी कि चेनपिंग को ब्रिज पर बुलाओ, अगर वो यहाँ के हेवी प्रेशर को बर्दाश्त कर आगे बढ़ पाया तो मैं उसके बारे में जरूर सोचूंगी। ये सुनकर सेंट जीशांग काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते सीनियर, मैं चेनपिंग पर बिलीव करता हूँ, तो आप भी सेंट जीशांग पर बिलीव कीजिए, चेनपिंग कभी आपको निराश नहीं करेगा। जिसके बाद हमें वही सीन दिखाया गया जहाँ पर चेनपिंग काफी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए ब्रिज के पास पहुँच चुका था। वो सेंट जीशांग से पूछता है कि सीनियर, क्या आप टाउन छोड़कर जाने वाले हो? जिस पर वो कहते हाँ चेनपिंग, मुझे जाना पड़ेगा। जो सुनकर चेनपिंग रोने लगा। वो सेंट जीशांग को काफी ज्यादा पसंद करता था। वो कहता है सीनियर, मुझे भी आपके साथ ले चलिए। जिस पर वो कहते नहीं, तुम कहीं और जाओगे, मैं चाहता हूँ तुम मेरे सीनियर से मिलो, वो इसी रास्ते पर तुम्हें नजर आएगी, बस तुम आगे बढ़ते रहना। वहीं पर सेंट जीशांग की ट्रू बॉडी पर लगातार अटैक्स हो रहे थे, मगर उन्हें वो अटैक महसूस ही नहीं होते क्योंकि उनका पूरा ध्यान था चेनपिंग पर। उन्हें कुछ भी करके चेनपिंग को ब्रिज क्रॉस करते हुए देखना था। यहाँ पर वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए हेवन को तगड़ी टक्कर दे सकते थे, मगर उनके लिए खुद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है चेनपिंग। अगर गलती से भी हेवनली सेंट का अटैक स्मॉल टाउन पर होता तो चेनपिंग मारा जाता, और ऐसा तो सेंट जीशांग कभी भी नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग भी अपने सीनियर से किया हुआ वादा निभाने के लिए उस हेवी प्रेशर को झेल रहा था। उसके पास कोई कल्टीवेशन ना होकर भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसे सेंट जीशांग के ऑर्डर को फॉलो करना था। वो उस हेवनली प्रेशर से कह रहा था कि मैं मेरे सीनियर की बात नहीं टाल सकता, चाहे तुम मेरी बॉडी को एक्सप्लोड ही क्यों ना कर दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथ ही उसके हाथ में सेंट जीशांग की हेयर पिन थी जो कि उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, और फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक फाइनल स्टेप आगे रख देता है, जो देखकर सेंट जीशांग के फेस पर स्माइल आ गई। वो सोड फेरी से कहते कि सीनियर, क्या आपने इस नौजवान के जज्बे को देखा? जिस पर वो फेरी कहने लगी कि तुम बस इस लड़के के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो, क्या ये लड़का सच में उसके काबिल भी है? जिस पर वो कहते कि मेरे लिए तो ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो गया था, मगर इस बच्चे ने मुझे उसे रास्ता दिखाने के लिए अलाउड किया, एक ऐसा रास्ता जिस पर वो अकेला था। उस रास्ते की कोई मंजिल नहीं थी, मगर वो चाहता था कि मैं उसके साथ चलूं और मुझे भी उसका साथी बनना था, एक ऐसा साथी जो कि अंधेरे में रोशनी बनकर उसे आगे का रास्ता दिखाए। और इसी वजह से अगर चेनपिंग को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए मुझे 1000 बार भी मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं हूँ उसका सारथी जो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा।
इधर चेनपिंग की बॉडी में मौजूद हर एक बोन ब्रेक हो रही थी। हेवनली प्रेशर ने उसकी बॉडी पर लाखों अटैक किए, मगर वो बंदा नहीं रुकता और फाइनली वो ब्रिज पर पहुंच गया। अब जैसे उसने अपने वादे को पूरा किया, सेंट जीशांग ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। उन्हें वो मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी और अब हमें कुछ विजन्स दिखाए गए जो कि फ्यूचर से रिलेटेड थे। साथ ही साथ वो ब्रिज भी अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। चेनपिंग देखता है कि उसके सामने फेरी आई है। उसने बस चेनपिंग के सामने एक ही लफ्ज बोला जो कि था बेहतरीन, जिसके बाद वो सेंट जीशांग के सोल से कहने लगी कि आपको चेनपिंग पर यकीन था और मुझे आप पर। उस बच्चे ने आपको निराश नहीं किया, अब मुझे भी उस बच्चे पर पूरा यकीन हो चुका है। मेरी 8000 सालों की तलाश अब पूरी हो गई। जो सुनकर सेंट जीशांग स्माइल करते हैं। उनकी कुर्बानी को चेनपिंग ने जाया नहीं होने दिया। अब चेनपिंग वहीं से अपनी बास्केट लेकर गुजर जाता है। वो तो इन दोनों को देख भी नहीं पा रहा था और ना ही उसे कोई खबर है कि उसने कौन सा कारनामा किया। जिसके बाद वो बाओपिंग के साथ उसके दोस्तों से मिलने गया था ताकि वो उन सबको लेकर सुई डायनेस्टी के लिए रवाना हो जाए, मगर वो बच्चे सुई डायनेस्टी जाने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें लांग की धमकियों से डर लग रहा था। वो सोचते कि अगर हम वहाँ गए तो लांग हमारे पेरेंट्स को खत्म कर देगा, इसलिए उन्होंने अपने अपने बहाने बताकर बाओपिंग को मना कर दिया। जो देखकर बाओ कहती कि तुम लोग एक नंबर के कायर हो, जरा सी मुश्किलें देखकर ही तुम पीछे हट गए। मास्टर जीशांग हमें कायर नहीं बल्कि बहादुर बनाना चाहते हैं। जिसके बाद वो चेनपिंग का हाथ पकड़कर कहने लगी कि मैं उसी जगह जाकर पढ़ाई करूंगी जहाँ पर सेंट जीशांग ने उनकी स्टडी कंप्लीट की थी। वो चेनपिंग को बता रही थी कि सुई डायनेस्टी में मौजूद एकेडमी में ढेर सारी बुक्स है। सेंट जीशांग ने मुझे बताया था कि वहाँ मिलने वाले बुक्स रेयर कलेक्शन है जो वहाँ के अलावा और किसी कॉन्टिनेंट में नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा था कि मेरे जिन सवालों का जवाब खुद उनके पास भी नहीं है वो मुझे वहाँ की किताबों में मिल जाएगा। तभी चेनपिंग उसका लाड करते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें मुश्किल हालातों से डर तो नहीं लगता ना? जिस पर वो कहती हाँ लगता तो है मगर एकदम थोड़ा सा। वैसे भी मास्टर जीशांग ने मुझे सिखाया है कि जेंटलमैन मुश्किल हालातों में हार नहीं मानते बल्कि वो तो उनका डट कर मुकाबला करते हैं। तो चेनपिंग कहता है ठीक है फिर हम कल ही सफर पर रवाना हो जाएंगे। अब रात के समय चेनपिंग चांद को देखते हुए सेंट जीशांग से कहने लगा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं बाओपिंग को क्लिफ एकेडमी जरूर से ले जाऊंगा, तो मैं कल ही यहाँ से रवाना होने वाला हूँ। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हम दोनों के साथ रहे। जिसके बाद चेनपिंग वहीं पर सो जाता है। इधर सेंट जीशांग फेरी से कह रहे थे कि अंधेरों से भरी गुफा में बस लाइट की एक किरण काफी होती है, वही रोशनी उस अंधकार को मिटा देगी। अभी हमें चेनपिंग दिखाया जाता है जो कि बादलों के बीच में पहुंच चुका था। वेले चेनपिंग की सोल है। वो देखता है कि वो तो टाउन के उसी ब्रिज पर खड़ा है मगर वो ब्रिज फिलहाल आसमान में मौजूद था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। अब चेनपिंग के सामने हजारों सीढ़ियाँ थी तो उससे धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगा। वो देखता है कि उसके आसपास बस बादल ही बादल है और फिर फाइनली वो एक बैटल ग्राउंड पर पहुँच गया जहाँ पर चारों ओर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी और उसी ऑरा में से फेरी चेनपिंग के सामने पहुंच गई। वो चेनपिंग से कह रही थी कि इस जगह को गौर से देखो, ये है एक बैटलफील्ड। यहाँ पर एक भयानक जंग हुई थी और जंग के बाद बस ये आग ब्रिज बाकी रह गया। चेनपिंग तो उस फेरी को देखकर काफी ज्यादा हैरान था और उसी वक्त वो फेरी बादलों से उतरकर चेनपिंग के पास पहुंच गई। वो कहता है कि आप तो फेरी सिस्टर हो, जिस पर वो कहने लगी कि तुमने मुझे फेरी सिस्टर कह के पुकारा, ये नाम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। चेनपिंग यहाँ पर टोटल 4 दुनिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर की चारों दुनिया से कम्युनिकेट करने में मेरी मदद करो। तो बताओ क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो? जिसके लिए चेनपिंग तुरंत ही राजी हो गया। फिर उसे बता रही थी कि 8000 सालों से मैं मेरे मास्टर का इंतजार कर रही थी। भले ही तुम्हारा स्पिरिचुअल टैलेंट मेरे प्रीवियस मास्टर के सामने बहुत कम है मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद तुम मेरे सेकंड और आखिरी मास्टर बनोगे, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई मास्टर नहीं होगा। जिसके बाद उस फेरी ने अपनी फोरहेड से अपनी मैजिकल पावर बाहर निकाल ली। चेनपिंग देखता है कि समय बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो उसे फ्यूचर के विजन्स दिखा रहा था। फेरी कहती तुम्हें मेरा मास्टर बनने से पहले कसम खानी होगी कि तुम मार्शल आर्ट्स के 10th रेल्म पर पहुंच जाओगी। गाइस यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि मार्शल आर्ट के 10th रेल्म पर पहुंचना बच्चों का खेल नहीं। पिछली बार हमने लॉर्ड सेंग और लियार की फाइट देखी थी, उन दोनों में बेमिसाल पावर है मगर फिर भी वो कल्टीवेशन की बस 6ठी रेल्म पर थे। तो चेनपिंग को उनसे भी आगे यानी कि 10th रेल्म पर जाना होगा। साथ ही साथ चेनपिंग देखता है कि उसके सामने एक बहुत विशाल सोड आ गई है। ये वही सोड है जो ब्रिज पर हजारों सालों से फिक्स थी। फेरी कहती है कि 10वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम ब्रिज पर वापस आकर आयरन सोड को कलेक्ट करो। भले ही तुम मेरे मास्टर बन गए मगर अभी के लिए मैं तुम्हें फाइट में सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। हालांकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स है। सबसे
सबसे पहले तो फेरी ने एक टोकन समन किया। वो कह रही थी कि इसमें लाखों करोड़ों चीजें स्टोर करने की पावर है, इसकी स्पेस कभी कम नहीं होगी, मगर इसका यूज करने के लिए तुम्हें पहले 5वीं रन पर पहुंचना होगा। जिसके बाद फेरी ने चेनपिंग को एक और गिफ्ट दिया, जो कि था एक सोड एनर्जी का छोटा सा ड्रेस। भले ये फेरी के लिए एक छोटा सा पीस था, मगर चेनपिंग के लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। अब थोड़ी देर में चेनपिंग उस सोड एनर्जी से कनेक्ट होने लगा। उसकी बॉडी के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोड ऑरा बहने लगी। वो सोड एनर्जी चेनपिंग को अंदर से हील कर रही थी। साथ ही साथ फेरी ने कई सारी सोड्स क्रिएट कर दी, जो कि वो सीधे चेनपिंग की बॉडी में डाल देती है। वो चेनपिंग से कह रही थी कि अपने मसल्स को रिलैक्स करके बस इस सोड एनर्जी को अपने अंदर महसूस करो। ऐसा करने से तुम अपने आप इन सोड के साथ जुड़ जाओगे। और थोड़ी देर में चेनपिंग उन सारी सोड्स को अपनी बॉडी में समा लेता है। अब फेरी उसके सामने बैठकर कहने लगी कि चेनपिंग मेरे साथ अपनी कसमों को दोहराओ। जिसके बाद चेनपिंग ने उसके हाथ से अपना हाथ मिलाकर उन वर्ड्स को दोहराना शुरू किया, जो कि फेरी उसे कहने के लिए बता रही थी। वो कहती है कि चारों हेवंस कोलैप्स ही क्यों ना हो जाए, मैं चेनपिंग एक अकेला सोड बनकर उन हेवंस को रोक लूंगा। मैं माउंटेन्स को मूव करने की ताकत रखूंगा। हेवनली वे कोलैप्स हो सकता है, मगर मेरी सोड और मैं हमेशा कायम रहेंगे। मैं चट्टानों और रिवर्स को काटता हुआ आगे बढ़ूंगा। डीमंस मेरे नाम से कांपेंगे, क्योंकि मैं चेनपिंग उनका काल बनने वाला हूँ। मैं गॉड्स को कमांड दूंगा, सितारों में पहुंचकर इस दुनिया पर राज करूंगा। और अब हमें फ्यूचर के कई सारे विजन्स में एक विजन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेनपिंग महाशक्तिशाली बन चुका है। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। उसने अपनी तलवार से एक ही स्लैश में समंदरों को चीर दिया। उसका एक ही स्लैश हजारों लाखों डीमंस को खत्म करने के लिए काफी था। और फिर चेनपिंग कहता है कि एक दिन मैं सोड को समन करूंगा। यहाँ पर हमें चेनपिंग के फ्यूचर वाली फॉर्म की झलक भी दिखाई जाती है, जो कि अपनी सोड को बुला रहा था। और इसी से इस कहानी का नाम है सोड ऑफ कमिंग। उसके पुकारने पर वो सोड उसके पास चली आई और उसी वक्त चेनपिंग की आँख खुल जाती है। इधर जैंग ने ये सब कुछ देख लिया था। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि सोड फेरी ने चेनपिंग को चुना है। वो गुस्से से तिल मिलाते हुए कहने लगा कि माओकुजान जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर को इस सोड ने घास भी नहीं डाली, फिर ये चेनपिंग जैसे लूजर को सिलेक्ट कैसे कर सकती है। ये स्मॉल टाउन के इतिहास की सबसे ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी थी और उसे उस भिखारी ने हासिल किया। और तभी अचानक से उसे ब्लड की वोमिटिंग होकर वो नीचे गिर गया। साथ ही उसे एक अजीब सी पावर ने जकड़ लिया था। पहले तो उस पावर ने जैंग की रियल सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगा। अब वो अपने रियल फॉर्म यानी कि चूवेई से कहता है कि तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे खत्म मत करो। और तभी चूवेई ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए खुद को जैंग से कम्प्लीटली अलग कर दिया, यानी कि चूवेई की सोल के दो पीसेस अब कभी भी जुड़ नहीं सकते थे। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि इस दुनिया में मैं अकेला चूवेई हूँ, मगर अब तुम्हारे जैसा कीड़ा भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। अब ये ब्लेसिंग साबित होगा या विनाश, ये तो मैं भी नहीं जानता। दरअसल सेंट जीशांग ने जानबूझकर जैंग की बॉडी को डैमेज किया था, ताकि चूवेई अपनी सोड के आधे हिस्से को खो दे। वहीं पर जैंग ने वहाँ पड़े ब्रोकन पोर्सलेन के पीसेस को उठाकर अपने बनाए हुए पुतले में डाल दिया, जिससे उस पुतले में जान आ गई थी, जो देखकर जैंग जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है जीशांग, तेरी वजह से मेरी सोल हमेशा हमेशा के लिए इस बॉडी में ट्रैप हो गई। अब तो तुझे लग रहा होगा कि तू ये जंग जीत चुका है, मगर ये जंग यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। बस देखते जाओ कि हम दोनों में से बेटर कौन है, तुम या फिर मैं। अब अगले ही दिन बाओपिंग अपनी बास्केट भर के स्मॉल टाउन के गेट के पास पहुंच गई। वो देखती कि शुयू ने गुड बाय बोलने आई थी। चेनपिंग कहते है, बाओ कहीं इस बास्केट में तुमने अपना पूरा घर तो नहीं उठा लाया? जिस पर वो कहती, नहीं पगले, इसमें तो बस काम की चीजें हैं। वहीं पर शुई चेनपिंग को बता रही थी कि मैंने तुम्हारे बैग में कुछ सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स रख दिए हैं। तुमने मेरे फादर को जितने कॉइन्स दिए थे ये उसके सामने कुछ भी नहीं, मगर फिर भी तुम उन्हें रख लो, जरूरत के वक्त वो तुम्हारे काम आएंगे। जिस पर चेनपिंग उसके साथ मजाक करते हुए कहने लगा कि चल झूठी, मैं जानता हूँ तुमने कोई कॉइन्स नहीं रखे, बस ये वही फेंक रही हो। तो शुई कहती, देखो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे हाथ से मार खाकर सफर पर जाओ, इसलिए मुझे चिढ़ाना बंद करो। तभी चेनपिंग उससे कहता है, शुई मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी, बस तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। जिसके बाद वो शुई को गुड बाय बोल के वहाँ से रवाना हो गई। शुई चेनपिंग को इस तरह से देख रही थी मानो उसे चेनपिंग से प्यार हो गया। अब थोड़ी दूरी पर आने के बाद बाओपिंग चेनपिंग से पूछ रही थी कि क्या तुमने कभी इतना लंबा सफर किया है? जिस पर वो कहते, ना बाबा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि मैं स्मॉल टाउन से बाहर जा रहा। तो
तो बाओ कहती ठीक है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं पूरे रास्ते में तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वहाँ पर सेंट जीशांग की सोल भी मौजूद थी, मगर ये दोनों उन्हें देख नहीं पाते। तभी सेंट जीशांग ने एकदम आराम से चेनपिंग के बालों में अपनी हेयर पिन लगा दी। वहाँ पर उनके होने का चेनपिंग को भी एहसास हो गया था, इसलिए वो तुरंत इधर उधर देखने लगा, मगर वहाँ पर तो उसे कोई नजर नहीं आता। और उसी वक्त बाओपिंग चेनपिंग से पूछती कि तुम्हारे बालों में हेयर पिन कहाँ से आ गई, तो वो भी चेक करते हुए बताने लगा कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गई, मैं तो हेयर पिन यूज ही नहीं करता। बाओपिंग कह रही थी कि चेनपिंग अब तो तुम काफी ज्यादा रईस बन चुके हो, शायद इसीलिए तुमने हेयर पिन लगाई होगी। जिस पर वो कहता है अरे अब मैं रईस नहीं रहा, बना था थोड़े दिनों के लिए, लेकिन शायद पैसे मुझे रास नहीं आते, मुझे तो यही वाली लाइफ पसंद है। इधर सेंट जीशांग भी इनकी बातें सुनते सुनते इनके साथ चल रहे थे। बाओपिंग चेनपिंग से पूछती कि तुम्हारी बास्केट में उड़न सोड कहाँ से आ गई, जिस पर वो कहते हैं अरे ये भी मुझे नहीं पता, मेरे पास तो ऐसी सोड थी ही नहीं। दरअसल सेंट जीशांग ने ही वो सोड उसके बास्केट में रख दी थी। इधर बाओपिंग कह रही थी कि अगर तुम मुझसे ऐसी छोटी मोटी बातें छुपाओगे तो आज दिन भर के लिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करने वाली। जो सुनकर चेनपिंग को हंसी आने लगी। वो कहता है मेरी जान, मेरा यकीन करो, मुझे खुद ही नहीं पता कि ये सारी चीजें मेरे बास्केट में कहाँ से आई। तो बाओ कहती ठीक है, अब तो मैं तुम्हें आज के साथ साथ कल भी पसंद नहीं करने वाली। उसकी बातें सुनकर सेंट जीशांग की भी हंसी छूट गई। वो इन दोनों को गुड बाय बोलते हुए पेटल्स में बदलकर इनके आसपास घूमने लगे। उनके खुश होकर हंसने की आवाज पूरी जगह पर गूंज रही थी। ये लोग समझ गए कि जरूर से सेंट जीशांग होंगे। और अभी उस माउंटेन से स्मॉल टाउन का नजारा देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। और फिर चेनपिंग और बाओ स्मॉल टाउन के साथ साथ हमें भी गुड बाय बोलकर अपने सफर पर रवाना हो गए। अब इसी दिल को छू जाने वाले सीन के साथ सोर्ड ऑफ कमिंग का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। इसका सीजन 2 जब भी आएगा हम जरूर से आपको इसकी अपडेट देंगे। और तब तक के लिए हमें भी चेनपिंग को गुड बाय बोलना होगा। आपको चेनपिंग की ये जर्नी और सेंट जीशांग के साथ उसका बॉन्ड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइज आप मेरी एक दूसरी फेवरेट सीरीज को भी देख सकते हो, जिसका नाम है सबड्यूइंग द डीमंस, जिसे मैं हमारी इसी चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। यकीनन आपको सीरीज भी मजे की लगेगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसे भी एक बार चेकआउट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।